नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। अगर आपको सिर्फ 5 मिनट में अपनी टीचिंग को एक्सपर्ट लेवल पर ले जाने को कहा जाए तो क्या आप कर पाएंगे? आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसके द्वारा या जिसको यूज़ करके बड़े बड़े टीचर है ना अपनी टीचिंग स्किल को परफेक्ट लेवल पे ले जाते हैं, यानी उनकी टीचिंग में परफेक्शन आता है। इसका नाम क्या है? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, है ना। माइक्रो टीचिंग इसे कहते हैं, है ना। माइक्रो, इसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज आप ये भी जानेंगे कि शिक्षण के जो आधारभूत कौशल हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं जिसका उपयोग करके कोई भी टीचर, है ना, टॉपर बन सकता है, ठीक है। तो इस क्लास को आप ध्यान से अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण, इसकी विशेषताएं, ठीक, माइक्रो टीचिंग साइकिल, ठीक, और शिक्षण के आधारभूत कौशल जो कि यूपी टेट, सी टेट, है ना, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षाएं जैसे एनबीएस, केबीएस, है ना, इन सब में अनिवार्य रूप से इससे सवाल आता है, क्योंकि डीएलएड या बीएड का जो निचोड़ है वो यही है ना। यानी टीचिंग स्किल्स ही सिखाने के लिए आपको ये सारे कोर्स सरकार करवाती है, ठीक है, जिससे टीचिंग में परफेक्शन आ सके और बच्चे अच्छे तरीके से बातों को सीख पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक है ना, जो टीचर को कम समय, है ना, यानी 5 से 10 मिनट, कम छात्र यानी 5 से 10 छात्र, ठीक है, और स्पेसिफिक स्किल, जैसे एक खास स्किल को लेके, है ना, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले आप इसकी परिभाषा समझिए। कम समय, है ना, कम छात्र और एक स्पेसिफिक स्किल लेके, है ना, जब टीचर प्रैक्टिस करता है तो इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक। और ये बार बार करवाया जाता है जिससे परफेक्शन आ सके, ठीक। तो सरल भाषा में इसको समझें तो जैसे देखिए, छोटी क्लास, कम समय, छोटी क्लास और साथ में कम समय और एक स्किल प्लस एक स्किल या एक कौशल, ठीक है। ये सारे कौशल हैं, आप देखिए सामने लिखे हुए हैं। किसी एक स्किल पे काम करते हैं तो ये सब मिला के क्या बोला जाता है? ये माइक्रो टीचिंग कहलाती है, ठीक। इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या चीज़ें हैं। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ठीक, यानी छोटे समय की, है ना, टुकड़े में की गई टीचिंग किसी खास स्किल पे काम करके, है ना, तो माइक्रो टीचिंग कहलाती है। जिससे अलग अलग टुकड़े में अलग अलग तरह के स्किल को लेके पूरी टीचिंग में अध्यापक परफेक्शन लाता है, यानी अच्छे तरीके से पढ़ाने के जो गुण होते हैं उसको सीखता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले कम समय, माइक्रो टीचिंग बहुत कम समय में 5 से 10 मिनट के अंदर होती है। एक स्किल पे बार बार उसको रिपीट किया जाता है तो हर बार उसमें 5 से 10 मिनट का ही समय दिया जाता है। दूसरी बात, कम छात्र, जैसे 5 से 10 छात्रों को लेके माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा छात्रों की आवश्यकता नहीं होता। और तीसरी बात, एक समय में केवल एक स्किल का यूज़ होता है, इसमें से किसी एक स्किल को लेके माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है ना, जिससे कम समय में समाप्त हो जाए और टीचर उस फील्ड में परफेक्शन पा सके। फिर जो है कि बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, जैसे किसी एक स्किल पर, जैसे मान लीजिए प्रस्तावना कौशल है, ठीक है ना, या फिर श्यामपट्ट कौशल है, या फिर जो है व्याख्यान कौशल है, किसी एक को लेके बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक। तो ये रहा आपका इसकी विशेषताएं। अब देखिए माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या है? माइक्रो टीचिंग की साइकिल है प्लान, है ना, सबसे पहले यानी CYCLE, यानी ये है क्या? चक्र, किस क्रम में ये चलता है ना, माइक्रो टीचिंग की साइकिल, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप प्लान बनाते हैं, ठीक है, प्लान बनाते हैं,
फिर जो है आप उसके बाद प्लान बनाने के बाद जो है टीचिंग करते हैं, है ना। उसके बाद आप चलते हैं टीचिंग। फिर टीचिंग में क्या होता है, फीडबैक, ठीक। और फीडबैक के बाद, ठीक है, रीप्लान करते हैं। रीप्लान यानी दोबारा प्लान बनाते हैं, जो उसमें कमियां रहती हैं उसको ठीक करके। फिर से टीचिंग होती है, ठीक। और इस टीचिंग के बाद, है ना, फिर फीडबैक लिया जाता है। यानी ये प्रक्रिया तब तक होती है ना, जब तक, जिसको फीडबैक कहते हैं, ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है, जिससे तब तक जब तक जो है टीचर के अंदर उस फील्ड को लेके परफेक्शन नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये रहा कुल मिला के माइक्रो टीचिंग का मामला, ठीक है, कि माइक्रो टीचिंग किसको कहते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी साइकिल क्या है ना, किस क्रम में चलता है, ठीक है। तो इसमें आप सीधे से समझिए कि पहले प्लान बनाना है, फिर पढ़ाना है, फिर फीडबैक लेना है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्किल में सुधार करना है, फिर से पढ़ाना है, फिर से प्लान बनाना है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग प्लान बनाना है, उसके बाद फिर जो है उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग सुधार करके फिर से पढ़ाना है और फीडबैक लेना है। यही पूरा साइकिल आपको कंप्लीट करना होता है। ये गोले की तरह होता है ना, कि जहाँ से आप शुरू करते हैं दोबारा फिर वहीं पे पहुँचते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सुधरती चली जाती हैं और परफेक्शन आता जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपके सिलेबस में लास्ट में बिल्कुल लिखा हुआ है सोच में शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ठीक है। तो अब आते हैं शिक्षण के आधारभूत कौशल पे। अब इसके आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से स्किल है जिसका उपयोग करके एक टीचर एक परफेक्ट टीचर बन सकता है, यानी उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। तो देखिए आधारभूत कौशलों में सबसे पहले पाठ प्रस्तावना कौशल, फिर आता है प्रश्न कौशल, फिर आता है व्याख्यान कौशल, अगला कौशल है दृष्टांत कौशल, फिर पांचवा पुनर्बलन कौशल, और छठा श्यामपट्ट कौशल, सातवां समापन कौशल, है ना। अब एक एक करके इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाठ प्रस्तावना कौशल, इसमें क्या है, इसमें आपका जो है आप बच्चे का पूर्व ज्ञान, से शुरू करते हैं, ठीक है, और नई बात को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे बच्चे को अचानक कोई चीज़ आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक, तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएगा। जैसे हवाई जहाज़ की जो यात्रा होती है उसमें प्लेन कैसे उड़ता है, किन टेक्निक्स पे उड़ता है, आप उसको अचानक समझाना शुरू करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। आप उसको पहले एक पक्षी के बारे में बताइए, पक्षी कैसे उड़ान भरता है ना। तो उसी से जोड़ के आप एरोप्लेन की सारी चीज़ें उसको ईजिली समझा सकते हैं। तो ये जो है ये कौशल क्या कहलाता है, पाठ प्रस्तावना कौशल, ठीक। पाठ प्रस्तावना कौशल में आपको पूर्व ज्ञान को उसके पाठ से संबंधित जो नई जानकारी है उससे उसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद आता है प्रश्न कौशल। अब देखिए प्रश्न कौशल क्या है, दूसरा प्रश्न कौशल जो है छात्रों से अध्यापन के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है। छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं जिससे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा सोचने की क्षमता बढ़ती है, बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ती है प्रश्न कौशल से, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, आप ये पूछिए भारत की राजधानी क्या है, ठीक है ना, ठीक, या पूछिए उनसे कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। इसी तरीके से छोटे छोटे प्रश्न, उसके छोटे छोटे जवाब उनसे मिलते रहेंगे, बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। कोई बच्चा जो है अपने मन से, अपने दिमाग से कक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, यानी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। फिर उसके बाद आप देखिए व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल क्या है, जैसे सरल भाषा में उस टॉपिक को समझाना, है ना, उदाहरणों के साथ समझाना, है ना, इसी को व्याख्यान कौशल कहते हैं, जिससे बातें बच्चे को क्लियर हो जाए, यानी छात्रों के बीच, है ना, समझ को लेकर किसी तरह की समस्या न हो। ये व्याख्यान कौशल कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे व्याख्यान कौशल के लिए कि गुरुत्वाकर्षण को आप ऐसे समझा सकते हैं जैसे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, ठीक।
ठीक है ना। जैसे हमें पृथ्वी अपनी ओर खींचती है भाई, ऊपर से मान लीजिए आप नीचे ज़मीन पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब आप उसकी व्याख्या करते हैं तो इसी को व्याख्यान कौशल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आप देखिए दृष्टांत कौशल। दृष्टांत का अर्थ ये होता है, इसका अर्थ है उदाहरण। ठीक, दृष्टांत का मतलब उदाहरण, यानी किसी भी चीज़ को आप जो है उदाहरण के साथ समझाते हैं, है ना, तो बच्चा अच्छे तरीके से समझता है। जैसे मान लीजिए आप कृषि संबंधी जो है कोई पाठ्य योजना है जिस पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप जो है जैसे छोटे छोटे उदाहरण हैं, व्यवहारिक उदाहरण, सार्थक उदाहरण, जैसे ट्यूबवेल है ना, नलकूप है, अरे ये क्या नाम है, रहट है, ठीक है, नहर है ना, नदियां हैं, इन सारी चीज़ों से सिंचाई को जोड़ करके, यानी जो उनको उदाहरण दिए जाएं वो सार्थक होने चाहिए, ठीक है, सरल होने चाहिए और बच्चों के व्यवहारिक दायरे में होनी चाहिए, जिसको उन्होंने कभी ना कभी देखा हो। तो यहाँ पे दृष्टांत कौशल का उपयोग करके, दृष्टांत कौशल देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ समझिए, ठीक है ना। दृष्टांत कौशल, उदाहरण, उदाहरण, ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल कहते हैं, उदाहरण, ठीक है ना। नेक्स्ट है पुनर्बलन कौशल। जैसे पुनर्बलन कौशल में छात्र को मोटिवेट किया जाता है। जैसे बच्चा कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको लेके बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, या बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से रास्ते पे ला करके उसको सही तरीके से समझाया जाता है। तो ये आपका जो है पुनर्बलन कौशल कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना, कीप इट अप, है ना, गुड जॉब, इस तरह के इंग्लिश हिंदी के कुछ वर्ड हैं जो पुनर्बलन बच्चों को प्रदान करते हैं। अब इससे होता क्या है, पुनर्बलन बच्चों में उत्साह पैदा करता है। जैसे जब आपको किसी कार्य के लिए शाबाशी मिलती है तो आपको दोबारा उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने का उत्साह मिलता है और आप उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो आपका प्रदर्शन पहले से बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। अब आप आइए नेक्स्ट क्या है आपका श्यामपट्ट कौशल, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड स्किल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये श्यामपट्ट कौशल क्या होता है, जैसे आप बोर्ड पे, है ना, हर जरूरी चीज़ को एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को अगर लिख करके समझाते हैं, है ना, तो ये जो स्किल है ये श्यामपट्ट कौशल कहलाती है या ब्लैक बोर्ड स्किल कहलाती है, ठीक है ना। जैसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह क्या है, शब्दों का चयन सरल हो, स्पष्ट हो, ठीक है ना, सार्थक हो और शब्द हमेशा सीधे लिखे जाएं, साफ सुथरे लिखे जाएं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इसी तरीके से करने के लिए एक तरीका सिखाती है, ठीक है ना। जैसे आप साफ सुथरा लिखते हैं तो बच्चों को भी ये लगेगा कि हाँ सर हमारे अच्छा लिखते हैं, तो इस तरीके से वो अच्छा लिखना सीखते हैं। तो ये एक स्किल है, वो अपनी कॉपी पे या आवश्यकता पड़ने पे आप उनको अगर बोर्ड पे खड़ा करते हैं तो बोर्ड पे भी अच्छा लिखते हैं, ठीक है ना। तो श्यामपट्ट कौशल, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साफ लिखावट होनी चाहिए, ठीक है ना, सही डायग्राम बनना चाहिए और साथ में जो पॉइंट्स आवश्यक हैं उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। अब बिल्कुल लास्ट में आप देखिए समापन कौशल, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है ना। समापन कौशल जो है किसी भी पाठ को पढ़ाने में, है ना, अंत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि इस कौशल के द्वारा आप जो है बच्चों को ये बताते हैं कि आपने आज उनको क्या सिखाया या बच्चों ने आज क्या सीखा, ठीक है ना। इसलिए समापन कौशल आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ाने के बाद 20 मिनट 30 मिनट की भी कक्षा हो सकती है, 40 मिनट की भी हो सकती है, या माइक्रो टीचिंग में 5 मिनट की हो सकती है। तो उसमें आप लास्ट में उनको बताएंगे कि आज हमने ये पढ़ा, ये सीखा, तो दोबारा से उनका रिवीजन हो जाता है, चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं उसको समझिए, ठीक है। जैसे माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचिंग प्रैक्टिस है, यानी टीचिंग प्रैक्टिस की टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए फोकस किस पे किया जाता है, एक स्किल पे। माइक्रो टीचिंग में हमेशा किसी एक स्किल पे फोकस किया जाता है। ये जो लिस्ट है ना 7-8 स्किल की, इससे ज़्यादा भी है, किसी पुस्तकों में कुछ और भी दिया हुआ है। तो उसमें जैसे पुनर्बलन में आप देखिए नकारात्मक सकारात्मक अलग अलग दिया है, तो ईजिली आप उसको कर ले जाएंगे, उसमें समस्या नहीं है। जरूरी है जानना ये कि टीचिंग स्किल कौन कौन सी है, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें क्या है, फोकस एक स्किल पे किया जाता है माइक्रो टीचिंग में। दूसरी बात, टाइम कम होता है, यानी 5 से 10 मिनट का समय होता है। साइकिल इसका क्या है, प्लान, टीचिंग, फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर टीचिंग, फिर री फीडबैक,
है ना। यही इसका साइकिल है ना। अब देखिए एग्ज़ाम के जो टिप्स हैं कि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एक सवाल ये बहुत पूछा जाता है। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट जो है अगर आपसे पूछा जाए यानी सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया, है ना, तो एलन लगाते हैं, एलन। ये आप लगाएंगे तो करेक्ट होगा। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने किया, डुइट एलन नाम है इनका, है ना। तो इनका नाम एलन नाम से आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा अगर ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर आप देखिए फोकस ऑन वन स्किल एट ए टाइम, एक समय में केवल एक स्किल पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। साइकिल याद रखनी है, साइकिल मीन्स वो चक्र जिसमें प्लान, टीचिंग, फीडबैक, फिर उसके बाद जो है रीप्लान फीडबैक के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद टीचिंग, फिर से रीफीडबैक। तो ये 3-4 बार 5 बार दोहराने के बाद टीचर में उस खास स्किल को लेके परफेक्शन आ जाता है। तो देखिए अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अपने साथियों से जिनको आवश्यकता हो उनको भी बताएं, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। धन्यवाद।